एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। आज है 13 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन। आज का कोट क्या है? ड्रीम, हसल एंड अचीव। सपने देखिए एंड उसे पाने में लगे रहिए, अपना पूरा दिन वहीं लगाइए जो आपने सपना देखा है उसे पाने के लिए। देखते हैं कवर क्या क्या करना है। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्स पास किए गए थे कल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पढ़ने को है, नहीं छोड़ना है आज का न्यूज़पेपर। ठीक है, आज देखते हैं कवर क्या क्या करना है। प्रीलिम्स क्विक रिकैप देखेंगे, जो हमने यस्टरडे पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप मैं डेली लेके आती हूँ ताकि आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एंड आप लोग इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं। फिर देखेंगे डे टू डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। फिर इनकम टैक्स बिल, स्पोर्ट्स बिल को पास किया गया है लोकसभा में। ठीक है, अब इसके सिर्फ प्रेसिडेंट की एसेंट बाकी है। अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये इन बिल्स को पढ़ना। जब तक प्रोसेस में था तब तक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, पर जब पास हो चुका होता है ना तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, एज वेल एज इंटरव्यू के लिए भी। ये जीएस पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इनकम टैक्स बिल, स्पोर्ट्स बिल। ठीक है, नेक्स्ट माइंस एंड मिनरल्स बिल, फिर पोर्ट्स बिल पास किया गया है, इम्पॉर्टेंट है ये भी आपके जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। वेस्ट वाटर सर्वेलेंस, पैथोजेंस को कैरी करने के लिए, पैथोजेंस जो डिजीज़ फैलाते हैं इधर उधर, राइट, उनको कैरी करने के लिए यहाँ पे वेस्ट वाटर सर्वेलेंस किया गया है। जीएस 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रे डॉग्स एंड राइट टू मूव फ्रीली, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, जो गली के ऐसे कुत्ते होते हैं, उन्हें अलग से परमानेंट शेल्टर होम्स बनाए जाए उनके लिए। ये गलियों में नहीं घूमेंगे, स्पेशली दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ना वहाँ पे दिल्ली में डॉग्स बाइट के, इसीलिए। कैबिनेट क्लियर्स फॉर न्यू चिप प्लांट्स, इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ है प्रीलिम्स के लिए एंड वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। फिर दूसरा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिल्कुल, किसके लिए? जीएस पेपर 3 के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। फिर देखेंगे मैपिंग एंड देखेंगे फिर उसके बाद वोकैब आपके ईपीएफओ जैसे पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। प्रीलिम्स से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाया जाएगा प्रीलिम्स को एक रिकैप में। यहाँ पे मेंस वाला डिस्कस नहीं किया जाएगा, वरना प्रीवियस डे तो पूरा रिपीट हो जाएगा, राइट। ये कल चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आज बस उसका एक क्विक रिकैप देखेंगे। कर्नाटका 2 लैंग्वेज पॉलिसी इन स्कूल्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या कहा गया था कि 3 लैंग्वेजेस को कवर किया जाएगा विद एटलीस्ट 2 बीइंग इंडियन। यहाँ पे कर्नाटका अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2 लैंग्वेज पॉलिसी इन 90% ऑफ देयर स्कूल, राइट। और बाकी के जो 10% है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस क्या 3 लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं। चेंजेस फ्रॉम पास्ट पॉलिसीज़, यहाँ पे देखेंगे जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 की, इसने भी मैंडेट किया था हिंदी को, इंग्लिश को एंड एक रीजनल लैंग्वेज को। बट यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 है ये अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 351 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 351 आर्टिकल क्या है? यूनियन को ये ड्यूटी दे दी गई है कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे, स्प्रेड करे। कोठारी कमीशन, याद रखेंगे कोठारी कमीशन किससे रिलेटेड है? इसने फर्स्ट प्रपोज किया था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 क्या कहती है? ये रीजनल लैंग्वेजेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी में पढ़ाओ एंड अडॉप्ट कर सकते हो उसे भी यूनिवर्सिटी स्टेज में भी।
ठीक है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसकी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता है कि मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है स्कूल में कितना होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, चाइल्ड की मदर टंग में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 ये क्या कहती है, मदर टंग हो, होम लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रह सकता है ग्रेड 5 तक, बट प्रेफरेबली आप इसे क्लास 8 तक एंड बियॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 12 अगस्त कल था और कौन कौन से डेज थे, इंटरनेशनल यूथ डे। इस साल की थीम क्या है, लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDG एंड बियॉन्ड। यहाँ पे SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इम्पॉर्टेंट है, थीम को भी याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे भी था कल। एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है कि हम एलिफेंट की अवेयरनेस को बढ़ा सकें, एलिफेंट को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, इस चीज़ के लिए हम अवेयर कर सकें। 2025 का थीम क्या है, मैट्रियार्क्स एंड मेमोरीज। 24 का थीम क्या था, पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी। आप सिर्फ इतना सा याद रखेंगे तो भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी। एलिफेंट के बारे में कल हमने पढ़ा था थोड़ा सा, इनका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 22 मंथ्स। एशियन एलिफेंट्स क्या है, एंडेंजर्ड है IUCN की रेड लिस्ट में। इन्हें कुछ थ्रेट्स हैं जैसे कि हैबिटेट लॉस, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड पोचिंग। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया भी ये है। उसके बाद हमने पढ़ा था यूथ डे। अभी तो इंटरनेशनल यूथ डे कल था। नेशनल यूथ डे कब आता है, हमारी कंट्री का यूथ डे कब आता है, ये आता है 12 जनवरी। हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद की जन्म वर्षगांठ है। 2025 की थीम क्या है, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, याद रखेंगे इसमें भी सस्टेनेबल वर्ड का यूज़ किया गया है एंड उसमें भी SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 2025 के इंटरनेशनल यूथ डे के लिए भी सस्टेनेबल SDG का यूज़ किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। थीम क्या थी 2024 की, अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। एंड ये स्वामी विवेकानंद का एक कोट भी है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। चलिए जी, देखते हैं आपको रिकॉल है कि नहीं। इंडिया इज़ होम टू, ये एशियन एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन है। इंडिया इज़ होम टू मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन। क्लासीफाई किया गया है इन्हें एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। इनकी पॉपुलेशन हर तरफ स्प्रेडेड है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बताइएगा आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पढ़ाई गई थी, राइट। 2 ब्लॉक्स बन गए थे, उसमें बताया था। एक ब्लॉक कह रहा है कि टोटल फेज बैन मत, वो जो प्लास्टिक है उसे पूरा फेज आउट मत करो, टोटल बैन मत लगाओ। हमारी एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं अभी भी प्लास्टिक पे। इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है इस वाले ब्लॉक में, ठीक है। वहीं दूसरा ब्लॉक क्या कह रहा है, टोटल फेज आउट करो, टोटल कंप्लीट बैन लगाओ प्लास्टिक पे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो है प्लास्टिक ट्रीटी के, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के, उनमें से कौन सा इसमें ऐसा कन्वेंशन है जो ओवरलैप कर रहा है, जो मैच कर रहा है। ठीक है, बेसल कन्वेंशन है ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। मार्पोल कन्वेंशन है मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कौन सा ओवरलैप हो रहा है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था अभी कल परसों की क्लास में, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। आंसर करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। डे टू डे, आज डे कौन सा है, 13 अगस्त, एंड आज डे मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस है जो ऑर्गन डोनेशन की, उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है। थीम क्या है 2025 का, आंसरिंग द कॉल।
ठीक है, आंसरिंग द कॉल ईजी सा है, याद रखिएगा। पार्लियामेंट क्लियर्स इनकम टैक्स स्पोर्ट्स बिल एमिट ऑपोजिशन प्रोटेस्ट ओवर रोल रिवीजन। यहाँ पे क्या है, बिहार में जो रोल रिवीजन चल रहा है ना, इसके बारे में भी पढ़ाया है मैंने आपको अच्छे से, राइट। उसके बारे में प्रोटेस्ट कहीं करती रह गई ऑपोजिशन, एंड यहाँ पे रूलिंग पार्टी ने पास कर दिए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 बिल्स मैं कहूँगी, राइट। स्पोर्ट्स बिल, इनकम टैक्स बिल, माइंस एंड मिनरल्स बिल एंड पोर्ट्स बिल। ठीक है, यहाँ पे 60 सालों पुराना इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को रिप्लेस किया गया एंड न्यू इनकम टैक्स बिल ऑफ 2025 लाया गया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ये भी लेके आया गया ताकि एथलीट सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन किया जा सके। नेशनल एंटी डोपिंग बिल भी लाया गया। इसमें क्या है, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, उससे प्रोविजंस अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 2 बिल क्या है, प्रेसिडेंट की एसेंट का वेट कर रहे हैं, पास कर दिया गया है लोकसभा से। यहाँ पे स्पोर्ट्स बिल क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है एथलीट्स को फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, स्पेशली फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी एंड वुमेन। अगर देखिए, अगर वुमेन को इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी प्रोविजंस होनी चाहिए, राइट। अभी हमने देखा था ब्रिजभूषण वाला कंट्रोवर्सी, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड अब की जाएंगी एज अ लॉ बनाया जाएगा, लेजिस्लेशन बनाया जाएगा। ठीक है, द बिल सीक्स टू एस्टैब्लिश अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम इन स्पोर्ट्स। वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, जो भी फेडरेशंस होती हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड उन्हें स्ट्रेंथन करना है, गुड गवर्नेंस लेके आना है, एंड जो इंटरेस्ट ऑफ एथलीट्स है उन्हें सेफगार्ड करना है। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, स्पोर्ट्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगी, उसकी एटलीस्ट 4 मेंबर्स क्या होंगी, वुमेन होंगी। यहाँ पे क्या कहा गया है सरकार की तरफ से, वी एस्पायर टू बी द फर्स्ट 5 पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मेडल। हम विश्व में पहली 5वीं पोजीशन में आना चाहते हैं। 5वीं मतलब फर्स्ट 5 में से कोई से भी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, राइट, मेडल्स के मामले में। ठीक है, इसीलिए स्पोर्ट्स के सेक्टर में गुड गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर इनकम टैक्स बिल की बात हो तो क्या है, यहाँ पे काफ़ी रैशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, जो भी अननेसेसरी प्रोविजंस थे या काफ़ी डिटेल्ड प्रोविजंस थे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, उसे यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे कितने घटा दिए गए, 47 to 23। ठीक है, याद रखेंगे। दिस लीनर एंड मोर फोकस्ड लॉ डिज़ाइन किया गया है ताकि ईजिली से रीड किया जा सके, समझा जा सके एंड इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स कोड टू द बिल की एक टाइमलाइन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये चीज़ें पूरी छोड़ सकते हैं। देखते हैं जी, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 क्या कहता है, इम्पोर्टेंट है इसके प्रोविजंस। ठीक है, National Sports Governance Bill seeks to transform India's sports administration through establishment of new bodies। यहाँ पे नई बॉडीज़ बनाई जाएंगी, इस्टेब्लिश की जाएंगी। कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, नेशनल ओलंपिक कमेटी, नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस फॉर डिज़ाइंड स्पोर्ट्स। यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड भी क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करेगा नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ को, रजिस्टर करेगा एफिलिएटेड यूनिट्स एंड मॉनिटर करेगा कंप्लाइंस, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके पास पावर होगी डी रिकॉग्नाइज करने की फेडरेशंस को डी रिकॉग्नाइज, एक बार तो रिकॉग्नाइज किया, रजिस्टर किया एंड फिर डी रजिस्टर कर देंगे। अगर कुछ ऐसा मिसकंडक्ट होता है ना फेडरेशंस के द्वारा तो फिर डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। दैट फेल टू कंडक्ट फेयर इलेक्शन, अगर फेयर इलेक्शन नहीं किए, थोड़ा फ्रॉड होता है उसमें, तो मिसमैनेज फंड होता है, कमिट ग्रॉस वो रेगुलरिटीज़ अगर होती हैं
तो उस फेडरेशन को डी-रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, उसको जो मान्यता प्राप्त थी वो हटा दिया जाएगा, उसे वापस ले लिया जाएगा। यहाँ पे एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल किस लिए होता है? डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिविल कोर्ट्स की पावर होंगी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग सिलेक्शन, इलेक्शन, गवर्नेंस हो चाहे फेडरेशंस का, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के द्वारा। ट्रिब्यूनल डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये टाइम लेके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए, इंटरव्यू में बोलने के लिए, क्योंकि ये नए नए बिल्स ना पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले आप उसके प्रोविजंस बताएंगे इंटरव्यू में, देन मतलब अपना एक पर्सपेक्टिव देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडीज़, नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ रिसीविंग गवर्नमेंट फंडिंग। अगर ये क्या है? जो भी गवर्नमेंट फंडिंग रिसीव कर रही है, ऑल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ या आरटीआई के अंदर आएंगी। सिर्फ बीसीसीआई को आरटीआई से बाहर रखा गया है, ठीक है। लीडरशिप प्रोविजंस क्या है? जो भी फेडरेशंस है ना, उसमें इलेक्शन किए जाते हैं एक लीडर चुनने के लिए, उनका हेड चुनने के लिए, राइट। वो एडमिनिस्ट्रेटर्स एजेड 70 to 75 कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन इफ़ परमिटेड अंडर इंटरनेशनल फेडरेशन रूल, ठीक है। यहाँ पे पहले था 70 ईयर्स, अब कर दिया गया है 70 to 75 ईयर्स तक जो इलेक्शन कंडक्ट किए जा सकेंगे इन फेडरेशंस के हेड को चुनने के लिए। की प्रोविजंस ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनकम टैक्स बिल को पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें डेफिनेशन में दी हैं, एसेट्स के सब्जेक्ट्स, यहाँ पे डेफिनेशन को एक्सपैंड करी है, ठीक है। सर्च एंड सीजर करने के भी डेफिनेशन को यहाँ पे बढ़ाया गया है, ब्रॉडन किया गया है। डिफाइनिंग वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल डिजिटल स्पेस। अब यहाँ पे ऑल डिजिटल रियल्स जहाँ पे यूज़र्स इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंड एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं कंप्यूटर्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उसे इंक्लूड किया गया है। आपकी कोई अर्निंग है डिजिटल, अब पता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है काफ़ी, उन सब को टैक्सेबल बनाया गया है। पावर टू ओवरराइड एक्सेस कोड। यहाँ पे क्या होता है, जब सर्च एंड सीजर करने जाते हैं ना, तो अपने डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनके पासवर्ड्स नहीं देते करप्ट पीपल, जहाँ पे रेड लगती है जिनके घर में, ठीक है। यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि कोऑपरेशन चाहिए, मैंडेटेड, ठीक है। सोशल मीडिया अकाउंट्स, सर्वर्स हो गए, ईमेल सर्वर्स हो गए, डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर टैक्स इन्वेस्टिगेशन होती है तो इनके कोड्स यानी कि पासवर्ड का एक्सेस ऑफिशियल्स को होगा। एक्सपेंशन ऑफ सर्च एंड सीजर अंडर 247, सेक्शन 247 में इसे एक्सपैंड किया गया है। यहाँ पे डिजिटल स्पेसेस को भी लाया गया है कि टैक्स ऑडिट की जा सकती है इस पे। इंक्लूजन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एज टैक्सेबल एसेट्स, ठीक है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे उनका एक्सेस बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, टैक्सेबल कर दिया गया, अगर उनसे कुछ अर्निंग होती है ना तो फिर टैक्सेबल कर दिया गया। कंप्यूटर सिस्टम, एनक्रिप्टेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। यहाँ पे उन पे लाइबल कर दिया गया कि टैक्सेशन के लिए लाइबल रहेंगे। अलॉन्ग साइड ट्रेडिशनल एसेट्स हो गए, जैसे मनी हो गए, बुलियन हो गए एंड रियल एस्टेट्स हो गए, ठीक है, ये तो रहेंगे ही, पर इनके साथ अब डिजिटल वाली चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया गया। मैंडेटेड कोऑपरेशन फ्रॉम अकाउंट होल्डर, यहाँ पे वही जो मैंने बताया था अभी कि कोऑपरेशन को मैंडेट कर दिया गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फैसिलिटेट करवाने पड़ेंगे, अपने जो भी पासवर्ड्स हैं वो बताने पड़ेंगे।
अब यहाँ पे ऑपोजिशन क्या है, ऑपोजिशन यहाँ पे प्राइवेसी का इश्यू कह रही थी कि राइट टू प्राइवेसी अंडर पुत्तस्वामी केस 2017 के अंडर ये क्या किया जा रहा है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एमिड डिस्ट्रप्शंस लोकसभा ने पास किया है माइंस एंड मिनरल्स एंड पोर्ट्स बिल। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 का क्या है, इस्टेब्लिश करेगा एंड एम्पावर करेगा स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट्स other than major ports beside the establishment of Maritime State Development Council for fostering structured growth and development of the port sector। ठीक है जी, याद रखेंगे, कुछ नहीं है, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जाएगा एंड उनकी इफेक्टिवनेस को, उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है जी, वही माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट क्या है 2025 का, अमेंडमेंट बिल क्या है 2025 का, seeks to widen the scope and territorial domain of National Mineral Exploration Trust। ठीक है, यहाँ पे भी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की पावर्स को क्या स्कोप को वाइडन किया गया है टू इनेबल द यूज़ ऑफ फंड एक्रूड टू इट विद इन इंडिया। ऑफशोर एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है आउटसाइड इंडिया फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स। कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत प्रोविजंस याद रखेंगे, हल्का टेक्निकल है वैसे ये, बट कुछ नहीं है, बॉडीज़ इस्टेब्लिश होंगे, उसे स्ट्रेंथन किया जाएगा बस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेस्ट वाटर सर्वेलेंस की टूल टू स्पाई ऑन डिजीजेस विल नाउ कवर मोर कैच मोर। यहाँ पे क्या है, वेस्ट वाटर सर्वेलेंस, पता चल रहा है, वेस्ट वाटर को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, सर्वेलेंस किया जाएगा। पहले ये अभी करेंटली किसके लिए यूज़ होता है, पोलियो के लिए एंड कोविड-19 में इसे यूज़ किया गया था ताकि पैथोजेंस को मॉनिटर किया जा सके। अच्छा, वेस्ट वाटर क्या होता है, आपने सीवर वाटर सुना होगा, राइट, ये सब जाके मिल जाता है वेस्ट वाटर में। अब यहाँ पे ह्यूमन फेकस एंड यूरिन के द्वारा जो भी पैथोजेंस गए हैं, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है ना, उनके फेकस एंड यूरिन में पैथोजेंस होते ही हैं। अब ये सारे कहाँ जाएंगे, वेस्ट वाटर में जाएंगे। तो वेस्ट वाटर से सैंपल लिए जाएंगे, देन इन्हें लैब में स्टडी किया जाएगा कि कौन सा वायरस है, क्या डिजीज़ ये कैरी कर रहा है, कौन से एरिया में पाया गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जीएस पेपर 3 साइंस, जो डेली लाइफ में जो साइंस यूज़ होती है ना, उस वाले टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। सर्वेलेंस स्टडी करेगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है। जब वो बैक्टीरिया जिन पे दवाइयाँ पहले काम कर जाती थी, अब वो इतनी रेजिस्टेंस हो गई हैं, इतनी आदत हो गई है उन वाली दवाइयों की कि वो वाली दवाइयाँ उन पे वो काम करती ही नहीं। अब ये एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट है that results in the drug becoming less effective, making it difficult to treat infections। अब जब ड्रग्स हैं वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, इनके लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा डिजीज़ का। इन्हांस्ड सर्विसेज किसके द्वारा कैरी किया जा रहा है, ICMR's फ्लैगशिप नेशनल नेटवर्क ऑफ वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़ के द्वारा। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएंगी दैट फोकस ऑन डायग्नोसिस, रिसर्च एंड सर्वेलेंस ऑफ वायरल डिजीजेज़। ठीक है जी, वायरल जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं, जो कम्युनिकेबल होती हैं, जो फैल सकती हैं, उनके सर्वेलेंस को, डायग्नोस को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। वेस्ट वाटर सर्वेलेंस ने कोविड-19 में हेल्प करी थी। एक स्टडी है मुंबई की, वो बताती है कि पैथोजन वॉज डिटेक्टेड इन द वेस्ट वाटर। जब क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ केसेस हुआ ना, जब सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे थे माउथ एंड नोज से, उसके 3 हफ्ते पहले ही पैथोजेंस कलेक्ट कर लिए गए थे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, कोविड-19 के। ये देखेंगे, ये वाला देखेंगे यहाँ पे, पीपल विद इन्फेक्शन शेड पीसेस ऑफ पैथोजन। जब वो वॉशरूम यूज़ करते हैं
तो पैथोजन क्या होता है, फिर ट्रैवल करता है सीवेज सिस्टम में। अभी सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, सेप्टिक टैंक्स, मैनहोल्स एंड ओपन ड्रेन्स फॉर एनालिसिस। फिर इसे लैब में एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। RT-PCR बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है। RT-PCR को यूज़ करते हुए यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा पैथोजेंस को। फिर ये वाला डेटा यूज़ किया जाएगा किसके लिए, कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए एंड वार्निंग्स की आउटब्रेक होने वाला है इसकी वार्निंग देने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हाउस होल्ड है, ठीक है। यहाँ से जो भी वेस्ट किया वेस्ट वाटर में, राइट। फिर है सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं या फिर सिम्टम्स नहीं दिख रहे पर बीमारी है, इनका भी कहाँ गया, वेस्ट वाटर में। जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन होता है उनका भी कहाँ गया, वेस्ट वाटर में। अब वेस्ट वाटर से यहाँ पे भेजा जाएगा लैब्स में, सैम्पल्स भेजे जाएंगे लैब्स में एंड फिर जो भी एफ्लुएंट है वो इन्वायरमेंट में भेज दिया जाएगा, ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कुत्तों ने बिल्कुल जीना बेहाल कर दिया है दिल्ली एंड NCR वाले रीजन्स में रहने वाले लोगों का। ये काफ़ी जगह हो रहा है, बेंगलुरु है, चाहे जो भी मेजर सिटीज़ है ना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। कुत्ते बहुत काट रहे हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर आपको कुत्तों को फीड करना है ना तो आप अपने घर में करिए। ये वाली मैं न्यूज़ इसीलिए कवर नहीं कर रही थी क्योंकि बिल्कुल जनरल अवेयरनेस है जो आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखते ही समझ जाएंगे, राइट। बट आज यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट की बात हुई है, इसने मुझे बिल्कुल उत्साहित किया है कि मैं ये वाली न्यूज़ को कवर करूँ। यहाँ पे क्या है, अंडरलाइनिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की राइट को देखा गया टू मूव फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ डॉग बाइट और असॉल्ट। डर लगता है कभी कभी जब आसपास हम सुन लेते हैं कि उस वाली गली में ज़्यादा कुत्ते रहते हैं या उस वाली गली में किसी को काटा है कुत्तों ने, राइट, तो हम डरते हैं वहाँ पे जाने से। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है फ्रीली घूमने का, ये हट रहा है, ठीक है, इसका उल्लंघन हो रहा है कुत्तों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड amicus curiae had recommended relocating stray dogs to shelters। उन्हें वापस नहीं रिलीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि डॉग को उनके परमानेंट शेल्टर होम इस्टेब्लिश करो और वहाँ पे रखो, गलियों में मत रखो। पुटिंग द डॉग बैक ऑन द स्ट्रीट वेयर देर इज़ अ ग्रेव हार्म टू अस, ये डायरेक्ट वायोलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट का टू मूव फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ डॉग बाइट और असॉल्ट, राइट। अब यहाँ पे जो प्रेजेंस है कुत्तों की ऑन पब्लिक प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट मानते हैं फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19(1)(d एंड 21 का राइट टू मूव फ्रीली एंड राइट टू लाइफ रिस्पेक्टिवली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब दिल्ली में देखा जाए तो सिर्फ जनवरी अलोन में 3196 केसेस आए हैं डॉग्स बाइट के। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हार्म है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को। राइट टू मूव फ्रीली विद थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये एक फंडामेंटल राइट है, गारंटी किया गया है सिटीजन्स को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(d। ये राइट हाउएवर एब्सोल्यूट तो नहीं है बट यहाँ पे कुछ क्वालिफाइड है बेसिकली, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ये राइट याद रखेंगे क्योंकि न्यूज़ में है ये। अच्छा, आप लोग मुझे अपना ओपिनियन दीजिएगा, ठीक है, कि क्या समझते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है या कंपैशन को उन्होंने कहीं ना कहीं हटाया है, ठीक है, कि कंपैशन पे ध्यान नहीं दिया लोगों की या फिर सही किया है बिल्कुल उन्हें वहाँ पे वो परमानेंट शेल्टर होम्स में डाल के, ठीक है। आपको डॉग्स पसंद है या नहीं है या आपको कोई भी पेट पसंद है या नहीं है बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। कैबिनेट क्लियर्स फॉर न्यू चिप प्लांट्स, यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया है फॉर न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट्स अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। टोटल फाइनेंशियल आउटले इसे कितना गया था
4,594 करोड़। 2 इनमें से उड़ीसा में सेटअप किए जाएंगे, फिर पंजाब एंड आंध्र प्रदेश में सेटअप किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वन लाइनर फैक्ट के लिए, ठीक है। एंड सैमी, इंडियाज सेमी कंडक्टर मिशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके GS पेपर 3 के लिए। लॉन्च किया गया था 2021 में। फाइनेंशियल आउटले इसे कितना दिया गया था? 76,000 करोड़ रुपीज़। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक नहीं देखेंगे, ठीक है, ये वाली है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसे MeitY भी कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। इसका काम क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट देना उन कंपनीज़ को जो सेमीकंडक्टर्स बना रही हैं, जो इन्वेस्ट कर रही हैं सेमीकंडक्टर्स की डिस्प्ले, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग यूनिट्स पे, इकोसिस्टम पे। इन्वेस्टमेंट टू लेड बाय द ग्लोबल एक्सपर्ट इन द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इंडस्ट्री। ISM ये एक नोडल एजेंसी की तरह सर्व करेगा फॉर एफिशिएंट, कोहेरेंट एंड स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई सा भी, आप UPSC दें, चाहे कोई स्टेट BCS एग्ज़ाम्स दें, मैं वही पढ़ाती हूँ जो आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं मसाला न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करती, ठीक है। मसाला न्यूज़ देखनी है तो आप सीधे की सीधे TV की डिबेट देखिए, ज़्यादा फ़ायदा करेगी, एंटरटेनमेंट करेगी आपका, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिस्कस किया जाएगा। देखते हैं जी, आजकल हम हिमालयाज़ की मैपिंग कर रहे हैं, तो हॉलिस्टिक मैपिंग होगी यहाँ पे, धीरे धीरे करके, एक एक करके। आज रेंज कौन सी है? ग्रेट हिमालयन रेंज। कल मैंने पढ़ाई थी काराकोरम, राइट, काराकोरम वाली ट्रांस हिमालयाज़ वाली रेंज। आज हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयन रेंज। ये वाली जा रही है पूरी ग्रेट हिमालयन रेंज, वहाँ अरुणाचल प्रदेश, नामचा बारवा तक, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ पासेस हैं, बारालाचला, कामेत, नंदा देवी, ये क्या है? माउंटेन पीक्स हैं। कहाँ पे? ग्रेट रेंज पे, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज पे। फिर यहाँ पे धौलागिरी है एंड अन्नपूर्णा है। ये वाली रेंज कहाँ मिलेंगी? नेपाल में, ठीक है, याद रखना है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू नेपाल में। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल बॉर्डर पे, तिब्बत और नेपाल के, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ? सिक्किम में। बुमला, डाफला हिल्स, ये सारी क्या हो गए? ये ग्रेटर से थोड़ा सा नीचे है, बट यहाँ पे जो एक नामचा बारवा पीक आती है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तक ये फैला है ग्रेटर हिमालयन रेंज। यहाँ पे ऊंची ऊंची बहुत पीक्स मिलती हैं। ये वाले देखिए, माउंट कामेत है, वो माउंट कैलाश, नंदा देवी हो गया, गुरला मंदाता, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानासोलू, एवरेस्ट, मकालू, ये दिस इज़ नामचा बारवा, ठीक है। ये किसकी पीक्स हैं? ग्रेट हिमालयन रेंज की। बाकी की पीक्स भी हम पढ़ेंगे, पीर पंजाल, धौलाधार एंड शिवालिक रेंज, ये वाली भी हम एक एक करके कवर करेंगे। अभी आपको ग्रेट हिमालय पे ध्यान देना है। इसे इनर हिमालय भी कहते हैं, सेंट्रल हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 6000 है, राइट। मेनली ये बना है किससे? सेंट्रल क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट्स एंड जेनेसिस से। मेटामॉर्फ्ड सेडिमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं लाइमस्टोन के रॉक सिस्टम से, ठीक है जी। द फोल्ड इन दिस रेंज, ये क्या एसिमेट्रिकल है विद द स्टीप स्लोप, ये ऐसे करके एसिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिकल, ये वाली चीज़ दिख रही है ना जो इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये वाली होती है सिमेट्रिकल, और जो इक्वली डिवाइडेड ना हो वो एसिमेट्रिकल है, यानी कि स्टीप यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई भी है, काफ़ी ढलान भी है, ठीक है। यहाँ पे एक बेंड होता है, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से ऐसे करके बेंड होता है। यहाँ पे नंगा पर्वत, कहाँ? नॉर्थ वेस्ट में, जम्मू कश्मीर के पास नंगा पर्वत एंड नामचा बारवा, ये वाली पीक बताया था आपको। यहाँ पे देखिए नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर वाला भाग, उसके बाद ये पूरा एक्सटेंड हो रहा है नामचा बारवा तक, ग्रेटर हिमालयन रेंज, ठीक है जी, याद रखेंगे। रीजनल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट यहाँ पे क्या है? सागर माथा कहा जाता है इसे, ठीक है।
नेपाल में गॉडेस ऑफ द स्काई इसकी मीनिंग है सागर माथा। फिर चोमलुंगमा, चोमलुंगमा कहाँ कहते हैं? मदर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसे चाइना तिब्बत में। आज का वोकैब देखते हैं। आज का वोकैब क्या है? विंडिकेटिव। विंडिकेटिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, बदला लेना किसी चीज़ का। वेंजफुल। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स मीन्स होते हैं पर्यायवाची यहाँ पे, रेवेंजफुल या एवेंजिंग। वहीं इसका विलोम क्या है? माफ़ कर देना, फॉरगिविंग। ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, द क्रिटिसिज्म वॉज बोथ विंडिकेटिव एंड पर्सनलाइज्ड। ये इम्पॉर्टेंट है आपके EPFO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ पे इंग्लिश आती है, जहाँ पे वो कैब आती है। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने कुछ वैल्यू एडिशन लिया है आज की वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कुछ सजेशंस दीजिएगा इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ एक्सक्लूड कराना हो या इंक्लूड कराना हो तो बताइएगा। एंड जो नॉइज़ आती है पीछे से उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी बनाऊँ वीडियो, बट फिर भी आ जाती है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर्स दीजिएगा एंड शेयर करिएगा वीडियो। थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, अगर मैंने थोड़ी सी भी वैल्यू आपके प्रिपरेशन में ऐड किया हो तो मुझे इसका इंसेंटिव दीजिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मुझे मिलता है सब्सक्रिप्शन से आपके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।